प्रिय बच्चों, आप लोग महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 38 पेज नंबर 38 खोलिए। ऊपर देखिए पाठ 12 छत्रपति शिवाजी। यह पढ़ाने के पहले मैं फिर ये सूचना दे रहा हूँ कि जो लोग राशन की पर्ची कॉलेज से नहीं ले गए हैं वो अपनी अपनी राशन की पर्ची ले जाएं और कोटा से अपना राशन ले लें। और साथ ही पृथ्वीराज नाम का लड़का और एक भरत पांडे, इन लोगों ने अपना अकाउंट नंबर वगैरह भी नहीं जमा किया है, वो जमा कर दें। और पर्ची के साथ साथ यदि राशन कार्ड का फ़ोटो स्टेट नहीं दिया है तो उसे भी कॉलेज में ला करके जमा कर दीजिए। अब देखिए छत्रपति शिवाजी, मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए शिवाजी के लिखे हुए शब्दों और वाक्यों को पढ़ो। शिवाजी के विषय में। छत्रपति शिवाजी भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। शिवाजी जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। शिवाजी का जन्म अप्रैल सन 2627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। वहाँ रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की और वे प्रमुख सेनापति बन गए। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता शाहजी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कोंडदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए, कुशल हो गए। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख सके, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियाँ सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की अर्थात जगाई। वे शिवाजी को वीरों की साहसिक कहानियाँ सुनाया करती थीं। बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया था। शिवाजी सभी धर्मों के संतों के प्रवचन बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे। संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु पर उनका पूरा विश्वास था और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी वे अपने गुरु की राय लिया करते थे। दादाजी कोंडदेव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके दादा की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। भावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीत लिया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खां को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां जानता था कि युद्ध भूमि में शिवाजी के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी,
इसलिए कूटनीति से उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि प्रस्ताव, समझौते का प्रस्ताव भेजा। उन्हें दूत की बातों से अफजल खां के कपटपूर्ण व्यवहार का आभास मिल गया था, अतः वे सतर्क होकर अफजल खां से मिलने गए। उन्होंने साहसपूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए बघनक से अफजल खां का वध कर दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और उससे शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने को कहा। शाइस्ता का पूना के एक महल में ठहरा था। रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अंधेरे में कमरे से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ी क्षति पहुंची। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह नीति कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेना नायक था। इन दोनों के मध्य 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए और उनको जय सिंह की सभी शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। जब जय सिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुँचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से चले आए। औरंगजेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियां भिजवाने लगे। बहंगी में रखी एक और की टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा नगर से बाहर निकल गए और कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगजेब को जीवन भर पछतावा रहा। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनः गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में हित समझा, भलाई समझी। दक्षिण के सूबेदार राजा जय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शाहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार था। उसकी सिफारिश पर औरंगजेब ने संधि स्वीकार कर ली और शिवाजी की राजा की उपाधि को भी मान्यता दे दी। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग गए। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उनको अपना मित्र भी बनाए रखा। उनकी यह नीति उनके युग के लिए नई थी। यद्यपि उनका जीवन एक तूफानी दौर के बीच से गुजर रहा था, पर वे अपने राज्य की शासन व्यवस्था के लिए समय निकाल लेते थे। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था, इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर जीत लिए जिनको जय सिंह ने उनसे छीन लिया था। उनकी सेना फिर मुगल राज्य में छापा मारने लगी। उन्होंने कोडाना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया और उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। अनेक अन्य किलों पर अधिकार कर लेने के बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा, गुजरात में, और बहुत सी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति का कुछ भाग तो वे उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते थे और शेष सेना के संगठन तथा प्रजा के हित के लिए के कार्यों में, भलाई के कार्यों में खर्च किया करते थे। शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते थे, इसीलिए उनकी विजय होती थी।
अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए और सन 1674 में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की भी आवश्यकता होगी। शेष कहानी कल पढ़ी जाएगी और प्रश्नों का उत्तर भी कल ही दिया जाएगा।